केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक तरफ भाजपा जहां जश्न मना रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा सरकार के 11 सालों पर सवाल खड़े कर रही है। और इसी को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि भाजपा सरकार के 11 साल घोर निराशाजनक रहे हैं। इन 11 सालों में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, किसान सड़कों पर है, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हुए हैं। तो वहीं मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत तक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो देखिए, भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे ही देश में तमाम राज्यों में जश्न मना रही है। लेकिन वहीं अगर विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात की जाए तो देखिए, कांग्रेस जो है लगातार इन 11 सालों को लेकर बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। कह रही है कि ये 11 साल जो हैं घोर निराशाजनक रहे हैं, क्योंकि महंगाई चरम पर पहुंची है, किसान सड़कों पर है, महिलाओं पर अत्याचार खूब हुए हैं। तो देखिए, बीजेपी जहां एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस भी जो है बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए लगातार निशाना साध रही है तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, गरीबों को लेकर हो या किसानों को लेकर हो। इन तमाम मुद्दों पर जो है कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। तो 11 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही, लेकिन कांग्रेस जो है बीजेपी को एक तरफ से कह रही है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं 11 सालों में कई नाकामियां भी रही हैं। 11 वर्ष घोर निराशाजनक वाले वर्ष रहे हैं। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, किसान सड़कों पर, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा, मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिल पा रही, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त, और राज्य में तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों में, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। अंकिता भंडारी को समुचित न्याय नहीं मिल पाया है। सरकार सफेद पोशों को बचाने का काम कर रही है। हरिद्वार के अंदर भूमि घोटाला हुआ है, उस भूमि घोटाले में सफेद पोश संलिप्त है। सरकार उनका नाम नहीं खोल रही है, उसको उजागर नहीं कर रही है। सीबीआई जांच हो तो सब, मैं समझता हूँ सब चीजें सामने आए। 11 वर्ष घोर निराशाजनक वाले वर्ष रहे हैं। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, किसान सड़क। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम के तहत एक पौधा लगाएंगे। इस अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि 16 जुलाई तक हरेला पर्व तक ये चलेगा, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक पेड़ मां के नाम के तहत एक पौधा लगाएंगे। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को लेकर एक कार्यक्रम रखा जाएगा। तो भाजपा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में पौधारोपण करेंगे और ये पौधारोपण जो है हरेला पर्व तक चलेगा। अभियान जो चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, एक पेड़ मां के नाम, इसी को लेकर जो है इस अभियान के तहत पौधारोपण किया जाएगा और भाजपा कार्यकर्ता पूरे ही प्रदेश भर में पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण जो है हरेला पर्व तक ये पूरा अभियान चलने वाला है और इसी को लेकर लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम जरूर, और लोगों के बीच संदेश भी दिया जा रहा है कि हर शुभ अवसर पर आप भी जो हैं एक पेड़ अवश्य लगाएं। तो इस तरीके का संदेश देते हुए इस अभियान को चलाया जाएगा और इस अभियान की शुरुआत जो है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून से हो गई है और अब इसकी शुरुआत जो है हुई है। तो ये हरेला पर्व तक इस अभियान को चलाया जाएगा और पौधारोपण किया जाएगा और कहीं ना कहीं जनता के बीच भी संदेश जाएगा कि तमाम नेता कार्यकर्ता तो पौधारोपण कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आम जन को भी जो है हर अवसर पर पौधारोपण करना है, वृक्ष लगाना है। पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की श्रृंखला प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो एक पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से लगाए। और जहाँ भी बीजेपी के कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, चाहे मेरा कार्यक्रम रहता है, मंत्री कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद हम एक पेड़ जरूर संचित करेंगे। और ये कार्यक्रम हरेला पर्व 16 जुलाई तक चलेगा। तो क्योंकि पर्यावरण
संरक्षण उत्तराखंड की एक नज़ीर भी रही है, उसमें हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्षों के कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी हमारे चलिए बढ़ेंगे आगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस के डायरेक्टर अनंत अंबानी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने तीर्थ स्थल हर की पैड़ी का संचालन करने वाली संस्था श्री गंगा सभा को 5 करोड़ रुपए का दान दिया। आपको बता दें कि इससे पहले अनंत अंबानी 4 मई को अपनी पत्नी राधिका के साथ हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करने के लिए आए थे। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को अनंत अंबानी द्वारा दान की गई धनराशि को गंगा सभा के अकाउंट में डाल दिया गया है। तो वहीं 5 करोड़ रुपए का दान दिए जाने पर गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी का आभार जताया और मां गंगा से उनके लिए आशीर्वाद की कामना की। तो देखिए, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी जो है हरिद्वार पहुंचे, हर की पैड़ी पर पहुंचे, वहां उन्होंने 5 करोड़ रुपए की जो है राशि दान की है। तो अनंत अंबानी इससे पहले भी पहुंचे हुए थे अपनी पत्नी राधिका अंबानी के साथ, और एक बार फिर से जब वो पहुंचे श्री गंगा सभा संस्था को उन्होंने 5 करोड़ रुपए की धनराशि दान की है। गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने उनका आभार तो जताया ही, लेकिन साथ ही उनके लिए मां गंगा से कामना भी की है। तो मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने श्री गंगा सभा संस्था को 5 करोड़ रुपए की धनराशि दान की है। गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी का आभार जताते हुए उनके लिए मां गंगा से आशीर्वाद की कामना की, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पौड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए आए थे और आदरणीय अनंत अंबानी जी और उनकी धर्मपत्नी राधिका जी हर की पौड़ी पर आए। उन्होंने ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और बहुत प्रसन्न होकर और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर वो गए। उनके जाने के उपरांत उनसे हमने मिलने के लिए एक संपर्क किया और बड़े सहर्ष रूप से उन्होंने हमारे से भेंट को स्वीकार किया। मुंबई स्थित उनके मुख्य कार्यालय अनंत अंबानी जी की वहाँ उनसे मेरी भेंट हुई और बहुत ही आत्मीय और बहुत ही अपनेपन के साथ उन्होंने मुलाकात की और विभिन्न सामाजिक धार्मिक विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से हरिद्वार, हर की पौड़ी, माँ गंगा की महिमा और श्री गंगा सभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तारपूर्वक हमने चर्चा की और हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रसन्न होकर उन्होंने श्री गंगा सभा द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं और सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो उन्होंने हमें सहयोग। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कृषि क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए विकास भवन सभागार में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में कृषि निर्यात क्षमता संवर्धन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला में किसानों ने स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने हेतु अपने अपने सुझाव रखे। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खेती से जुड़ी जमीनी हकीकतों को सामने लाएं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ साथ उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने की दिशा में कार्य करें। तो देखिए, कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने हेतु इस कार्यशाला में सुझाव भी दिए गए। डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। कृषि निर्यात क्षमता संवर्धन पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें जो लोग पहुंचे उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। बड़ी संख्या में इस कार्यशाला में किसान भी पहुंचे और तमाम वो सुझाव दिए गए हैं जो आगामी समय में कृषि के लिहाज से देखा जाए और किसानों के लिहाज से देखा जाए, आय के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें किसान भी पहुँचे, तमाम जो संबंधित विभाग के अधिकारी और जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी इस कार्यशाला में शामिल हुए और सभी ने जो है यहाँ पर बातचीत तो की ही, लेकिन बातचीत के साथ साथ वो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। उसी को लेकर बैठक हुई। उसमें उत्तराखंड में लगभग 200 करोड़ के जो निर्यात होते हैं उन्हीं निर्यातों में पौड़ी की शेयर को बढ़ाए जाने और सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हमारी लाहौरी मिर्चें या आलू है हमारे थर्ड आपका हल्दी के लिए या सिडकुल में जो हमारी इंडस्ट्री उनसे कैसे टाइप किया जाए और कैसे फर्दर डाइवर्सिफिकेशन और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन लेते हुए एक्सपोर्ट
में हमारा हिस्सा बढ़ाएंगे। इन सारे एस्पेक्ट्स पे हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं। देखिए, ऐसी कार्यशालाएं तो होती हैं, मगर जो कार्यशालाओं में जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है ना, वो ग्राउंड लेवल पे कहीं दिखती नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यशालाओं का मतलब ये होना चाहिए कि धरातल पे भी काम हो, और जो लोग धरातल पे काम कर रहे हैं उनको उस लेवल का सपोर्ट मिले। अभी हम लोग दालों पे भी काम करते हैं, बट मेन इशू आता है मार्केटिंग का। मार्केट में रेट नहीं मिलता है, वेजिटेबल पे काम कर रहे हैं, वेजिटेबल पे रेट नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन सब कार्यशालाओं का मोटिव ये होना चाहिए कि फार्मर्स को आगे लेके जाएं। काश्तकारों को जो भी समस्याएं हैं और जो उनके सुझाव होंगे, आज का वर्कशॉप उसी पर रखा गया है। और कृषि निर्यात भारत सरकार के द्वारा भी आए हुए हैं डॉक्टर सीबी से, और कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे किस एरिया में होते हैं आइडेंटिफाई किया है। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धाम हैं। तो वहीं कैची धाम सहित कई और भी धार्मिक स्थल हैं। वहीं नैनीताल, मसूरी जैसे कई पर्यटन स्थल भी हैं, जिसके कारण राज्य में पूरे देश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या करोड़ों में रहती है। और इसी को देखते हुए धामी सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से केंद्रीय सहायता दी जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड आए 16वें फाइनेंस कमीशन के सामने ये बात रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग के सामने भी इस बात को प्रमुखता के साथ उठाया था। आगे उन्होंने कहा कि अब इस बात को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है। हाँ, हमने उनको यही कहा था। अभी हमारे 16वां फाइनेंस कमीशन अभी आया था, उस 16वें फाइनेंस कमीशन में हमने अनुरोध किया है उनसे कि हमें जो है आप हमारा मापक केवल इस आधार पर मत करिए कि हम कितने लोग हैं, हमें कितने लोगों के लिए इस प्रकार की अवस्थापना करने पड़ते हैं, उसके आधार पर हमको दीजिए। नीति आयोग में भी ये बात रहती है और भारत सरकार। बढ़ेंगे आगे। राजधानी देहरादून में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थान पर इसी तरह से कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। बिल्कुल, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के 11 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की जो हमारी योजनाएं थी, उनको हमने अंतिम छोर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हर वर्ग के लिए काम किया है, हर वर्ग को योजना देने का काम किया है तमाम, उसमें अगर मैं आज बात करूं, आज हमारी जो मीट है यहाँ पर महानगर के अंदर, बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिलों में आज हमारी जो प्रबुद्ध जन है उनके साथ बैठक है। और अलग अलग सभी हमारे राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, सभी बैठक ले रहे हैं। और देहरादून के अंदर माननीय चलिए बढ़ेंगे आगे। मसूरी नगर पालिका द्वारा संचालित माल रोड के बैरियर पर पीआरडी जवान द्वारा स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। और इसी को लेकर आज पीड़ित युवक के साथ मसूरी के स्थानीय लोगों ने माल रोड पिक्चर पैलेस बैरियर पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जाम लगने से सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पीड़ित युवक और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पीआरडी जवान को बैरियर पर लाया जाए और माफी मंगवाई जाए। जाम की सूचना मिलने पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी बैरियर पर पहुंची और पीड़ित युवक और स्थानीय लोगों से बातचीत कर जाम को खुलवाने का प्रयास किया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल इस मामले में पीआरडी जवान को मसूरी से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला पिक्चर पैलेस पर गाड़ी की एंट्री को लेकर हुआ था, जिसमें पीआरडी जवान ने एक टैक्सी चालक को थप्पड़ जड़ दिया था। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर अब आपदा या फिर किसी आकस्मिक दुर्घटना में अनाथ बेसहारा हुए बच्चों व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को अब तुरंत ही आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि की नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस कॉर्पस फंड के लिए पैसा शराब बिक्री पर सेस के जरिए जुटाया जाएगा।
मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि जिन मामलों में और ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत होगी उसके लिए राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी 5 लाख तक की धनराशि के प्रस्ताव को स्वीकृत करेगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर गुवाहाटी की रहने वाली एक युवती का शव ऋषिकेश के पास गंगा नदी से बरामद हुआ है। आपको बता दें कि युवती पिछले 5 दिनों से लापता चल रही थी। तो वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू कर युवती के शव को बरामद किया। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट रूप से मौत के कारणों के बारे में बताया जा सकेगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना छात्रा के साथ हुई है और एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स, टेहरी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन करके हमने बॉडी को रिकवर किया। साथ साथ एसएसपी टेहरी को भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफ किया गया है, पैनल्स ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा उसको पोस्टमार्टम को किया गया है और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें पूरी तरह से पूरे फॉरेंसिक साइंटिफिक सारे एविडेंस लेके निष्कर्ष पे पहुंचा जाए और ये जो प्रकरण है इसको बिल्कुल लीगल वे में इसको सॉर्ट आउट करें और इसका निस्तारण। देहरादून में जिले के कई स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत एक्सपायरी डेट का सप्लीमेंट भेज दिया गया था। ये आरोप लगे कि स्कूलों ने इसे बच्चों को पिला भी दिया। कुछ स्कूलों में इसे रखा हुआ है, आगे स्कूल खुलने पर बच्चों को दिए जाने की भी आशंका है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस मामले की जांच कराने के साथ ही एक्सपायरी सामान स्कूल तक पहुंचाने वाले संकुल समन्वयकों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने इस खबर का पूर्ण रूप से खंडन किया है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को पहले से ही निर्देश दिया गया था कि वह एक्सपायर डेट के सप्लीमेंट को नष्ट कर दें, जिसके तहत कार्रवाई भी की गई है। लेकिन इसके साथ सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कितना सप्लीमेंट उनके पास आ रहा है और कितना बर्बाद हो रहा है। दरअसल सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ ही बच्चों को अतिरिक्त पोषण के लिए भी अंडे, फल, मेवे, दूध भी 1 सप्ताह में 1 दिन दिया जाता है। दूध में मिलाकर पिलाने के लिए स्कूलों को सप्लीमेंट पाउडर भी दिया जाता है, लेकिन उसकी शुद्धता पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। जो पूरा प्रकरण है आज अखबार में न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमारी जो संस्था विद्यालयों को सप्लाई कराती है, उन्होंने फरवरी में हमको एक खेप दी थी, जो लास्ट खेप पहुंचाई थी पिछले वित्तीय वर्ष जो हमारा एकेडमिक सेशन था। तो फरवरी में और 31 मार्च उसकी एक्सपायरी डेट थी। जैसे मैंने स्कूलों से पूछा, अध्यापकों से, तो जहाँ हमारे अधिकांश 99 स्कूलों में जहाँ छात्र संख्या सही है, उन्होंने पूरा समय से पहले उसको बच्चों को खिला दिया था नियमानुसार। जहाँ छात्र संख्या बहुत कम है, वहाँ थोड़ा 1 आध पैकेट अगर बचा होगा, हमने पहले ही निर्देश दिए